ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, इसमें तेरा गौरव है, इसमें तेरी आन। जी हां, देश की और अपनी आन शान के लिए तथा लोगों की परेशानियों को समझते हुए रेलवे ऐसे मंजर में भी रेलगाड़ियां चलाने से पीछे नहीं हटा। धीरे धीरे और रेलगाड़ियां चलाकर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाकर उनके जीने की राह आसान कर रहा है। आइए हम भी आपकी राह आसान करें आपके सवालों के जवाब लेकर कार्यक्रम संवाद में। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार प्रियंका जी और नमस्कार सभी श्रोताओं को। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम में और श्रोताओं को भी बता दें कि फोन लाइंस खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर है 1800115767। ये टोल फ्री नंबर है। एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल पर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो शुभारंभ करते हैं इस कार्यक्रम का। राजेश जी, कल आपने जैसे कार्यक्रम में कहा था कि जो आगे रेलगाड़ियां चलने वाली हैं 1 जून से, तो उसकी संक्षिप्त जानकारी देंगी। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये रेलगाड़ियां कहां से कहां तक दौड़ने वाली हैं। देखिए प्रियंका जी, 1 जून से हमने जो निर्णय लिया है कि 200 ट्रेनों को हम चलाने जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि देश में जो लोगों को जाने का ट्रैवल पैटर्न है उसके अनुसार लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा जाना चाहते हैं जी। तो वैसे तो हमारी ये सूची रेलवे की वेबसाइट पे और सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन जो कुछ ट्रेनें हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती हैं दूसरे क्षेत्रों से, उनके बारे में बता दूं जो फेमस ट्रेन हैं। जैसे गोरखपुर लोकमान्य तिलक कुशीनगर एक्सप्रेस है, लोकमान्य तिलक से दरभंगा एक्सप्रेस है, लोकमान्य तिलक से बनारस कामायनी एक्सप्रेस है, बम्बई से वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से राजेंद्र नगर मतलब पटना संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है। न्यू दिल्ली से राजगीर ये पटना जाती इंपॉर्टेंट है, श्रमजीवी एक्सप्रेस है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली से लखनऊ मेल है। इसके अलावा हमारे अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी कर्मभूमि एक्सप्रेस है। पुष्पक एक्सप्रेस है, लखनऊ से मुंबई ये इंपॉर्टेंट ट्रेन है। हिसार से गोरखपुर जाने वाली एक गोरखधाम एक्सप्रेस है। नई दिल्ली से बनारस के लिए शिवगंगा एक्सप्रेस है। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस है, बापूधाम मोतिहारी को कनेक्ट करती है। पटना से सिकंदराबाद एक्सप्रेस है। पुरी जाने वाली नई दिल्ली से ये पुरी एक्सप्रेस है। गोल्डन टेम्पल मेल है, आश्रम एक्सप्रेस है, पश्चिम एक्सप्रेस है। दिल्ली से अलीपुरद्वार के लिए महानंदा एक्सप्रेस है जी। महामना एक्सप्रेस है हमारी नई दिल्ली से बनारस के लिए। अहमदाबाद दरभंगा से साबरमती एक्सप्रेस है। पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस है। मुजफ्फरपुर जो बिहार एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां लोग जाना चाहते हैं, वहां से आनंद विहार को आती है सप्तक्रांति एक्सप्रेस। रक्सौल से आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस। आनंद विहार से गाजीपुर कोशिश पूरी की गई है कि पूरे देश के साथ रेल संपर्क फिर से जोड़ दिया जाए और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। दिल्ली से जुड़े हैं जयप्रकाश जी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार प्रियंका जी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं मार्च में टिकट कराया था, 10 जून का मेरा टिकट है, तो मैं उस टिकट से मैं जा सकता हूँ कि दूसरा टिकट हमको लेना पड़ेगा? कौन सी रेलगाड़ी के लिए कराया था? बिहार संपर्क क्रांति के लिए है जी। आपको वो टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई भी रेगुलर ट्रेन हम चलाने नहीं जा रहे हैं 10 जून तक, उम्मीद यही है। तो अभी जो 1 जून से आप ट्रेनें चलेंगी और 10 जून को जो ट्रेन जाएगी उसमें वो टिकट मान्य नहीं होगा। आप उसी ट्रेन का नंबर जो पहले शुरू में 1 डिजिट 1 होता है, 1 की जगह 0 लगा के उसी नंबर से दूसरी स्पेशल ट्रेन के रूप में हमने ट्रेन डाली हुई है, उस ट्रेन में आप टिकट करा के जा सकते हैं। तो वो जो पहली वाली जो टिकट है उसका रिफंड उन्हें मिल जाएगा और ये दोबारा से टिकट करानी पड़ेगी? जी बिल्कुल, इसका पूरा रिफंड इनको प्राप्त होगा और 10 जून से 6 महीने तक अगर इन्होंने काउंटर से टिकट लिए तो 10 जून से 6 महीने तक किसी भी दिन ये काउंटर पे जाके फुल रिफंड ले सकते हैं। अगर इन्होंने अगर ऑनलाइन किया है तो कैंसिल कराने पे इनको फुल रिफंड इनके ऑनलाइन खाते पे आ जाएगा। जम्मू से जुड़े हैं भूषण भारती जी। हेलो,
हेलो, नमस्कार भारती जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे दिव्यांग लोगों के लिए 5 साल के लिए रेलवे का पास बना होता है। जी जी। अब कहीं की वैलिडिटी मई में खत्म हो गई है और कहीं की जून में हो जाएगी, तो लॉकडाउन के कारण हम उसको रिन्यू कर नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते नया जी। उसका क्या तरीका है? जी, आपका जो ये पास है जिस भी कार्यालय से जारी किया गया है वो कार्यालय में जाके आप इसको करा सकते हैं। सभी कार्यालय केंद्र सरकार के सभी कार्यालय खुल रहे हैं, आप वहां जाके इसको अपडेट करा सकते हैं और इसमें जरूर आपको जाने की सुविधा मिलेगी, तो अपडेशन भी हो जाएगा आपका और आपका टिकट भी बुक हो जाएगा। तो दोबारा से इनको भी रिन्यू करवाना पड़ेगा, तभी वो वैध माना जाएगा। वैलिडिटी जो किसी चीज की खत्म हुई है तो माना जाएगा वैध, उसमें इनको एक बार जाके वहां पे करा लेना होगा और उसका बड़ी सिंपल प्रक्रिया होती है, बस उनको देख के, और चूंकि लॉकडाउन का समय है तो बहुत ही कम समय में इनको वैलिडिटी बढ़ा के इनको दे दिया जाएगा। तो ये जो पासेस हैं ये ऑनलाइन भी अब हो रहे हैं, रिन्यू अगर करवाना चाहें तो? नहीं, चूंकि इसमें कुछ वेरिफिकेशन होता है इनका और इनको इससे छूट मिलती है, तो कुछ चीजों का भौतिक सत्यापन जरूरी होता है, इसलिए इनको वहां पे पर्सनली जाना पड़ेगा। हाँ जी। बेंगलुरु से जुड़े हैं राघव जी। हेलो। नमस्ते जी, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ जी। माय नेम इज राघवा जी। आई जस्ट वांट टू नो दैट एक कूपे में कितने लोग बैठेंगे? जी राजेश जी, कितनी पैसेंजर कैपेसिटी है, कितने अकोमोडेट कर सकती है पैसेंजर्स को ट्रेन? राघवा जी, फॉर योर बेनिफिट आई कैन टेल यू दैट इन फर्स्ट क्लास there are 4 people, they can sit in one coupe. In second class, second AC, again there are 4 people only. First class mein there are 2 coupe also, 2 berth coupe also that can be taken, but those coupes are limited. And in third AC there are 6 people in a coupe. The normal, whatever it is, the usual pattern, based on that the same is being allowed in these trains. राजेश जी, जो ये 1 जून से रेलगाड़ियां चलने वाली हैं, तो ये कौन सी श्रेणियों में होंगी? जैसे 2 टियर भी होगी, 3 टियर के डब्बे भी होंगे या जनरल के भी होंगे? देखिए प्रियंका जी, ये सारी नॉर्मल ट्रेन हैं जो मैंने नाम बताए, ये सारी वही ट्रेन चलने वाली हैं। इसमें बदलाव हमने सिर्फ नंबर में किया है, पहला जो अंक है वो 1 की जगह 0 कर दिया हमने, बाकी सेम ट्रेन है। उसमें सभी क्लासेस जो नॉर्मल ट्रेन में होते हैं वो उपलब्ध रहेंगे। एक ही अंतर है कि जो इसमें जनरल क्लास होता था, पहले लोग उसमें अनरिजर्व टिकट लेके बैठ जाया करते थे और कई ज्यादा लोग बैठ जाया करते थे, वो हमने खत्म कर दिया है। कोई भी अनरिजर्व टिकट हम नहीं देने वाले हैं, सिर्फ रिजर्व टिकट रहेगा। जनरल क्लासेस जो हैं उनको भी हम लिमिटेड जनरल रिजर्व टिकट ही हम देंगे। हर व्यक्ति को उसमें एक सीट नंबर अलॉट किया जाएगा और उस सीट पे वो बैठ के जा सकता है। जितने लोगों को अलाउ किया जाएगा उतने ही लोग जाएंगे, किसी भी तरह की भीड़ उसमें नहीं होगी। और उसका जो किराया है वो सेकंड क्लास सीटिंग का जो 2S बोलते हैं उसका किराया चार्ज होगा। जी। दिल्ली से जुड़े हैं मिथिलेश कुमार जी। हेलो, नमस्कार मिथिलेश जी। हाँ जी नमस्कार मैडम जी, सवाल पूछें। मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया है, तो जाने का नंबर कब आएगा? झारखंड गोड्डा जिला जाना है जी मुझे। मैं यहाँ दिल्ली आर्य नगर से बोल रहा हूँ। और आपने कब करवाया अपना पंजीकरण? पंजीकरण करवाए हुए हो गया 3-4 दिन। ठीक है जी। और एक पूछना ये चाह रहा था जी कि जैसे एक वो बच्चे का साइकिल होता है जो छोटा सा, उसे ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है राजेश जी, इनके सवालों के जवाब। देखिए मिथिलेश जी, आपने झारखंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और दिल्ली सरकार बहुत सारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन अभी चला रही है, उन्हीं के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगातार चल रही हैं और जो मेरी जानकारी है दिल्ली सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में ये प्रयास किया हुआ है। आपका नंबर बहुत जल्द ही आना चाहिए, मेरे अनुमान के हिसाब से कुछ ही दिनों में ये नंबर आ जाएगा, आप इससे यात्रा कर सकते हैं। जहां तक साइकिल का सवाल है, तो किसी भी तरह का बड़ा लगेज अभी ले जाने की छूट नहीं है जो कि कोच के अंदर नहीं आ जा सकता है, क्योंकि हमारी कोई भी पार्सल की सेवा इस समय चालू नहीं है। तो आप कोशिश करें कि कोई साइकिल इस तरह की लेके ना जाएं, सिर्फ जो आपके नॉर्मल सूटकेस होते हैं वही लेके जाएं। लेकिन अगर आप अभी नहीं जा पाते हैं और 1 तारीख के बाद किसी ट्रेन में बुक करते हैं तो उसमें आप टिकट बुक करा सकते हैं। और पार्सल को अभी हमने नहीं खोला है, जब भी हम आगे निर्णय लेते हैं पार्सल खोलने का तब आप अपनी साइकिल उसमें लेके जाते हैं। जो जरूरी सामान है बस वही लेकर जाएं साथ। दिल्ली से ही एक और श्रोता जुड़े हैं, जागेश्वर जी। हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार। मैं ब्लाइंड पेशेंट हूँ, दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। और मैं रजिस्ट्रेशन 15 दिन पहले करवाया था, अभी तक मेरा नंबर भी नहीं आया।
कहाँ के लिए? मैं पटना के लिए सर। जी देखिए जगेश्वर जी, ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं और आपका नंबर 15 दिन पहले कराया, अब तक मेरे अनुमान के हिसाब से आ जाना चाहिए था। आपने जहां रजिस्ट्रेशन कराया है या अपने नजदीकी जो एसडीएम का या डीएम का कार्यालय है वहां जाके पता करें, और मुझे लगता है कि वो आपको शीघ्र वो अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि लगातार हम बिहार के लिए बहुत सारी ट्रेन चला रहे हैं। अमूमन पंजीकरण के बाद कितने दिन में नंबर आ जाता है राजेश जी? देखिए ये कुछ कहना ठीक नहीं हुआ कि कितने दिन में आता है। पहले ट्रेन कुछ शुरुआत में थोड़ी कम चली थी, लेकिन अभी बहुत बड़े स्तर पे हम ट्रेन चला रहे हैं। तो अभी, और जो हम लोगों को दिल्ली सरकार से बातचीत से प्राप्त हुआ है कि अब काफी हद तक लोग यहाँ से जा चुके हैं, और जो भी लोग बचे हैं उनको भी शीघ्र ही ये लोग ले जाएंगे। तो मैं इसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि इनका नंबर भी शीघ्र ही आ जाएगा। जी, फरीदाबाद से जुड़े हैं जय करण जी। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकरण बात कर रहा हूँ सर मैडम, फरीदाबाद से। जी जी, सवाल पूछें। सवाल मेरा ये है कि जो ईएमयू बंद कर रखी है लोकल ट्रेन जी, और ये जो पैसेंजर हैं जी जी, ये कब स्टार्ट होंगी? जैसे दिल्ली से फरीदाबाद, मतलब बल्लभगढ़, मथुरा जो जाती है, आगरा तक जो जाती है, जी जी, ये कब स्टार्ट होंगी? जी राजेश जी, बहुत सहूलियत रहती है लोगों को इन ट्रेन्स में ईएमयू से आने जाने के लिए, तो कब से शुरू की जाएंगी ये? कि देखिए ईएमयू हो या सबअर्बन का कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, दिल्ली की लोकल ट्रेन हो, दिल्ली मेट्रो हो, मुंबई की लोकल ट्रेन हैं, कलकत्ता की लोकल ट्रेन हैं, बैंगलोर की हैं, इस सब का निर्णय गृह मंत्रालय के साथ विचार करने के बाद ही लिया जाएगा। अभी ये स्थितियां नहीं बनी थी कि हम इनको खोल पाते, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि इन सबअर्बन ट्रेन में और ईएमयूज में काफी भीड़ हमारी यात्रा करती है और सोशल डिस्टेंसिंग के थोड़ा सा वायलेशन होने के चांस थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने बताया कि हम ट्रेनों को खोलेंगे, आगे जब भी इसका निर्णय होगा वो निर्णय हम आप लोगों को सूचित करेंगे। राजेश जी, श्रोताओं ने इस कार्यक्रम में बार बार आग्रह किया था कि ऑनलाइन टिकट के अलावा बुकिंग की दूसरी व्यवस्था भी की जाए, तो रेलवे ने इस सिलसिले में कई फैसले लिए। इस बारे में हम चाहेंगे कि विस्तार से बताएं कि कौन कौन से, जैसे जो सामान्य सेवा केंद्र तो हैं, कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर भी आरक्षण शुरू किया गया है, तो वो कौन कौन से स्टेशन हैं? देखिए प्रियंका जी, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि करीब 4 या 5 दिन पहले ही ये निर्णय इम्प्लीमेंट किया जा चुका है कि देश के सभी रिजर्वेशन काउंटर्स को खोल दिया गया है। जी, रिजर्वेशन काउंटर के साथ साथ जो आईआरसीटीसी के ऑथराइज एजेंट्स होते थे उनको भी ये ऑथराइज कर दिया गया है कि वो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉमन सर्विस सेंटर, जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हमारे जो होते हैं सीएससी, उनको भी अधिकृत कर दिया गया है कि वो टिकट बुक कर सकें। पोस्ट ऑफिस में हमारे टिकट बुक होते थे और जहां भी हमारे टिकट बुक होते थे उन सभी जगह को पूर्णतः खोल दिया गया है, जिससे कम से कम लोगों की भीड़ स्टेशन पे हो और अलग अलग जाके दूर दूर रह के लोग टिकट प्राप्त कर सकें। तो ये समय क्या रहेगा, कितने से कितने बजे तक टिकट बुक कराई जा सकती है? देखिए इसमें आमतौर पे रखा गया है कि नॉर्मल समय रहेगा, परंतु ये जरूर कहा गया है कि लोकल कंडीशंस को देख के ही निर्णय लिया जाए। तो अगर आपके नजदीकी में कोई रिजर्वेशन काउंटर है तो आप वहां पता कर लें। अगर कोई लोकल ऐसी कंडीशन राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है जिसमें कि कोई पर्टिकुलर समय के बाद आपको निकलना नहीं चाहिए घर से, तो हमारे रिजर्वेशन काउंटर भी उसी के हिसाब से खुलेंगे और बंद होंगे। जी, कानपुर से जुड़े हैं राजेश कुमार जी। हेलो हेलो, नमस्कार राजेश जी। हाँ जी, मुझे कानपुर से गोंडा जाना था मैम जी, जो 1 जून से चलेगी जी, तो जनरल में जाना था। देखिए राजेश जी, कानपुर से आप गोंडा जाना चाहते हैं, जो 1 तारीख से हम ट्रेन चला रहे हैं, उसमें कई ट्रेनों का रूट कानपुर से गोंडा होके होगा। आप पता कर लें इनमें से कौन सी ट्रेन है जो वाया गोंडा होके जाती है, उसमें आप जा सकते हैं रिजर्वेशन लेके। जनरल कोच में आप जाना चाहते हैं, आपने बोला, मैं आपको बता दूं कि अनरिजर्व टिकट जनरल कोच के लिए बंद है। अगर आप जनरल कोच में जाएंगे तो आपको सेकंड सीटिंग का रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको एक सीट दी जाएगी और लिमिटेड नंबर ऑफ लोग जाएंगे, उसमें आप टिकट बुक करके जा सकते हैं। और इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर ये जानकारी ले सकते हैं, 139 और 138, 139 138, 139 है और दूसरा नंबर है 138। दिल्ली से ही जुड़े हैं रामराज जी। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ मैडम नमस्कार जी, सवाल पूछें। मैं रामराज बोल रहा हूँ यहाँ दिल्ली से, नई दिल्ली से। जी,
मुझे जो है जाना है, जो है प्रतापगढ़ जाना है, रायबरेली प्रतापगढ़। तो इसके लिए जो है पद्मावत एक्सप्रेस चलती थी और जो है काशी विश्वनाथ चलती थी इस रूट पे। लखनऊ के आगे कोई ट्रेन है नहीं इस रूट पे, तो ये कब तक चलेगी ये पूछना था जी। देखिए, इनको जाना है, जो प्रतापगढ़ जाना है इन्होंने बताया, और इनको ट्रेन इस समय दिल्ली से पकड़नी है। तो इनके लिए जो ट्रेन हैं वो बनारस की तरफ जाने वाली ट्रेन या लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन हैं, जिससे कि ये लखनऊ तक आ सकते हैं और वहां से फिर कोई और साधन से, बस से या लोकल स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दिए हैं, उसको लेके जा सकते हैं। अभी फिलहाल हो सकता है कोई लिस्ट में इनकी डायरेक्ट ट्रेन उनके लिए ना हो, बट आगे जब भी जैसे ही खुलेंगी वो उनको प्राप्त होगी। बिल्कुल। राजेश जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मुसाफिरों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ी। रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से बहुत विलंब से पहुंच रही थी, कई ट्रेन के रूट डाइवर्ट कर दिए गए। एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, जो लॉकडाउन से पहले रोजाना लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20,000 रेलगाड़ियां चलाता हो, तो आज ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी? देखिए प्रियंका जी, ये एक दिन ऐसा हुआ था करीब 5 दिन पहले, जब हमने बिहार और उत्तर प्रदेश की ट्रेन को चलाया था बड़े स्तर पर। आपको ये समझना होगा कि अगर जो ट्रेनें बिहार और उत्तर प्रदेश की बंबई से या गुजरात से आती हैं, वो ट्रेनें घूम के इटारसी से होती हुई खंडवा होके, इटारसी होके, जबलपुर के बाद सतना और सतना के बाद इलाहाबाद की तरफ आती हैं। ये शॉर्टेस्ट रूट है, जिससे कि कम समय में जो बिहार के लोग हैं और ईस्टर्न यूपी के लोग हैं वो लोग बॉम्बे पहुंचते हैं। जब हमने ये ट्रेनें चलाई तो ट्रेनें जो चलती हैं बॉम्बे से या सूरत से, करीब 1000 से ऊपर 2000-2500 ट्रेनें चल चुकी हैं। ये ट्रेन एक नियत समय में चलती हैं क्योंकि लोगों को सहूलियत रहे, इसलिए राज्य सरकार इसको आमतौर पर दोपहर या शाम तक इसको रवाना करती है। रात के 12 बजे के बाद ज्यादातर ट्रेनें नहीं जाती हैं, सुबह 10 बजे तक, क्योंकि लोगों को कैंप से लेके आना, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग करना, बस से उनको लेके आना, ट्रेन में बोर्ड कराना, ये एक प्रक्रिया है। जब हमने इस बड़ी स्तर पर ट्रेनें चलाई और हमने ये निर्णय लिया कि हम बड़े स्तर पर ट्रेन चलाएंगे, तो एक दिन ऐसी स्थिति बनी कि 1 या 2 दिन की ट्रेनें लगातार एक ही समय में बहुत सारी ट्रेन एक साथ इटारसी के पास आगे जबलपुर की तरफ आ गई। और आप मानेंगे इस चीज को कि अगर हमने 100 ट्रेनें चलाई हैं बिहार के लिए, तो एक ट्रेन की लंबाई 700 मीटर होती है। 150 अगर ट्रेन हमने चलाई है तो करीब 100 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि इस तरह की ट्रेनों की जाम की स्थिति होने में हमने उसको, जो रेलवे का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं थोड़ा लंबे रूट से। उस दिन हमने कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया था जो कि लंबे रूट से अपने गंतव्य तक पहुंची, लेकिन उसके बाद हमने 3-4 रूट निर्धारित किए हैं। उन रूट्स में कुछ रूट मानिकपुर सतना होके हमारे हैं 40% ट्रेनें, 60% ट्रेनें हम कोटा होते हुए आगरा होके लाते हैं या दिल्ली होके निकालते हैं या बीना झांसी होके हम इस तरफ लाते हैं। तो इस तरह से 4 भागों में बांटने से हमारी ये समस्या अब सॉल्व हो गई है और ट्रेनें अपने हिसाब से सुचारू रूप से चल रही हैं। जी। सुल्तानपुर से जुड़े हैं रजत कुमार जी। हेलो, नमस्कार रजत जी। नमस्कार प्रियंका मैडम। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुझे सुल्तानपुर जाना है, तो कैसे क्या ट्रेन है मैम उसके लिए? देखिए, आपको सुल्तानपुर जाने के लिए कई ट्रेनें जो बनारस ट्रेन जाती है, जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस है, और भी कई ट्रेनें जो बनारस की ट्रेन है, वो सारी सुल्तानपुर होकर कई ट्रेनें जाती हैं। उनमें से किसी भी ट्रेन में आप रिजर्वेशन ले सकते हैं और जा सकते हैं। जी राजेश जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो ये समस्या आ जाती है, कई बार डाइवर्ट करनी ही पड़ जाती है रूट्स ट्रेन के, तो उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यात्रियों को भोजन देना, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा हिदायत भी दी जा रही है कि जो यात्री हैं अपना भोजन साथ लेकर चलें। अगर रेलगाड़ियां इतना लंबा रूट लेंगी और हम जानते हैं पेंट्री की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई परेशानी आ जाती है, गर्मियां भी हैं, खाना खराब भी हो जाता है, तो रेलवे किस तरह से तैयार है? देखिए प्रियंका जी, ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, इनको हमने टाइम टेबलों के हिसाब से नहीं चलाया है, क्योंकि ये ट्रेन एक तरह से चार्टर्ड ट्रेन है। राज्य सरकार के अनुरोध पे हम चलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यात्री समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम 1 घंटे 2 घंटे विलंब से भी ट्रेनों को वहां से रवाना करते हैं। जी। जब हम इसको विलंब से चलाते हैं तो इन ट्रेनों में ये सुविधा रहती है कि अगर किसी वजह से बीच में
आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको ज्यादा समय के लिए भी रोक सकते हैं। जैसे कई सारे आपने केस देखे होंगे, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है लोगों को, कई सारे बच्चों का जन्म हुआ ट्रेन में, वहां ट्रेन को आधा घंटा अगर हमको रोकना पड़ा तो आधा घंटा भी हम रोक देते हैं, ये देखते हुए कि थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आमतौर पर ऐसी व्यवस्था हम अपनी जो रेगुलर ट्रेन से उसमें नहीं करते हैं, इस हेतु वो ट्रेन बिल्कुल रेगुलर टाइम से चलने में ज्यादा सक्षम होती है बजाय इस ट्रेन के। पूर्व में देखा गया ऐसी डिले होने की वजह से जो हमारा मील का टाइम टेबल था, जिस स्टेशन पे हम खाना देते हैं, उस ट्रेन में आगे पीछे शिकायतें मिली थी कि गाड़ी लेट पहुंची और लोगों को खाना लेट प्राप्त हुआ। इसके लिए हमने दिल्ली में IRCTC का एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ये कंट्रोल रूम पूरे देश में चलने वाली सभी गाड़ियों पे नजर रखे हुए हैं, 24 घंटे ये कार्यरत है। एक एक ट्रेन को ये मॉनिटर किया जाता है कि किस ट्रेन में खाना कहाँ देना है, और अगर उसमें ट्रेन लेट हो रही है तो क्या और अल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है, या कुछ और उनको समय भी दिया जा सकता है। मान लीजिए मेन खाना नहीं दे पाया तो उनको हम स्नैक्स दे देते हैं, जिससे कि थोड़ी देर उनका चल जाए और आगे वाले बड़े स्टेशन पे उनको खाना उपलब्ध हो। इसी तरह हमने निर्णय लिया है कि हम पानी की बोतल पहले एक देते थे, 2 बोतल पानी उनको देंगे। तो इस तरह के कई सारे निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पे ये चल रहा है। 250 ट्रेनें लगभग हम डेली चला रहे हैं। 50 लाख करीब आज हम क्रॉस कर जाएंगे। इतने लोगों को हम घर स्थान तक पहुंचा चुके हैं। इसमें कुछ हमको शिकायतें ये मिली हैं कि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लोग ऐसे समय ट्रेवल कर रहे हैं और उनको गर्मी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। उससे भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि लोगों को हर तरह से मेडिकल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करें। तो ये कोशिश जारी है, हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी तैयार है रेलवे। जी। जयपुर से जुड़े हैं रामू यादव जी। हाँ जी, नमस्कार। हेलो जी रामू जी, सुन रहे हैं हम आपको, अपना सवाल पूछें। हेलो रामू जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ साहब, रामू यादव बोल रहा हूँ मैं। जी जी, सवाल पूछें। हाँ जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, मैं नेत्रहीन हूँ, ब्लाइंड जी। जैसे हमको यहाँ से जैसे मान लीजिए लखनऊ जाना हो तो ब्लाइंड के लिए क्या सुविधा है? जी जी राजेश जी, जैसे दिव्यांग जन हैं तो पहले कुली भी थे, और भी कोई जैसे इसके अलावा कोई व्यवस्था है ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए? देखिए, दिव्यांग जन के लिए और सभी लोगों के लिए जो कोटा होता है रेलवे में, वो कोटा पूरी तरह बरकरार है। वो कोटा अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति इसमें जाता है तो उस कोटे में यात्रा कर सकता है। इसके अलावा जो कंसेशन है दिव्यांग जन का 4 श्रेणी का, वो कंसेशन भी ये प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह की प्रक्रिया इनको अपनानी है जैसे ये लॉकडाउन के पहले करते थे। काउंटर में जाके इनको टिकट बुक करना है और इनको टिकट प्राप्त हो जाएगा। स्टेशन पर कोई परेशानी ना हो वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों को, तो उसके लिए क्या किया गया है? देखिए, स्टेशन पे हमने पहला तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। स्पेशल वॉलंटियर्स वहां लगाए हैं, हमारे RPF के लोग हैं। जब भी कोई दिव्यांग जन या कोई भी व्यक्ति जाता है, हम उनको सूचना देते हैं, बताते हैं कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए चलें। क्योंकि हमने बहुत बड़े स्तर पे ऑनलाइन रिजर्वेशन को चला रखा है और लोगों से अनुरोध किया है, और लोगों की ट्रैवल नीड्स भी थोड़ी कम है। जितनी बुकिंग हमारी गर्मियों की छुट्टी में आमतौर पे हुआ करती थी, उससे कम होगा थोड़े दिन में जब हम ट्रेन और चलाएंगे, और कम होगा तो हमें उम्मीद है कि किसी भी तरह की कोई भीड़ हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं होने वाली है। और अगर कोई भीड़ होती है तो हम नंबर ऑफ काउंटर्स भी लगातार बढ़ा देंगे, जिससे कि लोग दिव्यांगजन के लिए अलग काउंटर पे व्यवस्था रहेगी और बाकी लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मानते हुए अलग काउंटर की व्यवस्था रहेगी। जी, दिल्ली से जुड़े हैं विजेंद्र जी। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मुझे झारखंड जाना है, तो कोडरमा के लिए कोई ट्रेन है? दिल्ली से झारखंड? जी देखिए, दिल्ली से झारखंड जाने के लिए आपको कोडरमा अगर जाना है तो आप जो कलकत्ता की तरफ ट्रेन जाती हैं गया के आगे, उन ट्रेन से किसी में रिजर्वेशन करा सकते हैं। ऐसी कई ट्रेन है जो उस रूट पर जाती हैं। तो आप वेबसाइट में जाके दिल्ली और कोडरमा ये दोनों डालेंगे तो आपको नंबर ट्रेन कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है उनकी सूची मिल जाएगी। आप उसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। राजेश जी, जब इतने बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियां चला रहा है रेलवे, और 1 जून से और 200 रेलगाड़ियां चलने वाली हैं, श्रमिक रेलगाड़ियां हैं, कई गुना यात्री बढ़ जाएंगे स्टेशन पर, तो सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, ये सब किस तरह से हो पाएगा, और यात्रियों को कितनी देर पहले स्टेशन आना पड़ेगा इन सब फॉर्मेलिटीज के लिए, क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल। ये 1 जून से जो हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ये हमारी शेड्यूल ट्रेनें हैं। जो नॉर्मल ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं। इन ट्रेनों के बारे में यात्रियों को पहले से पता है कितने बजे चलती हैं, कहाँ जाती हैं।
हमारी अपेक्षा जो यात्रियों से है कि 90 मिनट पहले कम से कम रेलवे स्टेशन पे आए। स्टेशन में आने के लिए अगर लॉकडाउन जारी रहता है तो जो टिकट है वो मान्य होगा और उसी टिकट पे एक व्यक्ति उनको छोड़ने भी आ सकता है स्टेशन के बाहर तक। प्लेटफॉर्म पे किसी भी और अन्य व्यक्ति को छूट नहीं होगी अंदर आने की, क्योंकि सिर्फ जो लोग यात्रा करेंगे वही अंदर आएंगे। किसी भी तरह का वेट लिस्टेड टिकट हम नहीं इशू करने वाले हैं। जब स्टेशन आते हैं तो अगर उनके पास कंफर्म टिकट है तभी वो स्टेशन की तरफ बढ़े, कंफर्म या आरएसी टिकट में। अगर वेट लिस्टेड टिकट है तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और ट्रेन में किसी भी परिस्थिति में किसी भी वेट लिस्टेड आदमी को अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। अगर उनको किसी तरह की इमरजेंसी या कुछ है तो वो अगले दिन का टिकट लें या फिर संपर्क करें, जो हमारे कोटाज होते हैं उसमें जा सकते हैं। हमारे ट्रेन में जरूरी है बहुत उनके लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, प्लेटफॉर्म में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। रेलवे परिसर में जब तक हैं तब तक उनको मास्क पहनना मैंडेटरी है। अच्छा होगा अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। ट्रेन में जब यात्रा कर रहे हैं तो किसी से भी मोबाइल फोन, पत्रिका या किसी का सामान या खाने पीने की वस्तु शेयर ना करें। अपना खाना खुद लेके चलें। स्टेशनों पे खाना मिलेगा लेकिन बहुत लिमिटेड पेमेंट के आधार पे पैक खाना ही मिलेगा। अपना कम से कम सामान लेके चलें जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। और जब आप जिस भी स्टेशन पे पहुंच के उतरते हैं वहां जो राज्य है उसके जो दिशा निर्देश हैं प्रोटोकॉल हेल्थ के हैं उनको पहले से जानकारी उसको करके जाएं। हो सकता है आपको होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन में करने की जरूरत हो तो उसकी जानकारी पहले प्राप्त करके ही घर से निकलें। जी हाँ, पूरी सावधानी के साथ सोच समझ कर आपको यात्रा करनी है, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी। बाराबंकी से जुड़े हैं सुभाष त्रिपाठी जी। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र त्रिपाठी बाराबंकी से। जी जी। मैं 5 जून को नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करूंगा शाम को गोरखधाम एक्सप्रेस से। जी। मैं परिवार समेत, बच्चों समेत जा रहा हूं जिसमें 7 लोग होंगे। तो हम किस प्रकार सुरक्षित नई दिल्ली पहुंचे और जिससे किसी प्रकार का मुझे व्यवधान न हो और सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। जी सुभाष जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि आप परिवार को लेकर जा रहे हैं, आपकी कुछ आवश्यकता होगी जिसकी वजह से आप पूरी फैमिली लेके जा रहे हैं। आप फैमिली के साथ हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग साथ ही रह रहे हैं और आपको आपस में संक्रमण नहीं हो रहा है। आप कोशिश करें आपकी फैमिली ट्रेन में जो आपकी बर्थ अलॉटेड है, कंफर्म टिकट होगा आपके पास, उसी एरिया में रहें और किसी और से उस एरिया को शेयर ना करें। अगर आपकी बर्थ कहीं और है और छोटे बच्चे हैं तो उनको अपने साथ ही रखने की कोशिश करें। गोरखधाम एक्सप्रेस शाम को चलती है लखनऊ से और ये आपको सुबह सुबह दिल्ली पहुंचा देती है, तो बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है लोगों से घुलने मिलने का। अपने आप सैनिटाइजर और अपने मास्क सारी चीजें लेके जाएं। सोने के लिए जो आप बिस्तर है वो खुद लेके जाएं। ट्रेन में किसी भी तरह का कोई बिस्तर नहीं मिलेगा। कोशिश करें कि अपने आसपास के एरिया को आप सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लें बैठने से पहले। टॉयलेट में अगर आप जाते हैं तो वहां भी हाथ धोएं, अपना सुबह उठ के हाथ धोएं, तो टॉयलेट को क्लीन छोड़ें। और किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, बस सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की जरूरत है। रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमारे आरपीएफ के लोग और सभी कर्मचारी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ट्रेन बहुत कम है, तो निश्चिंत होकर आप जाएं। दिल्ली स्टेशन पर उतर के कोशिश करें कि आपको कोई अगर लेने आ जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं लेने आ रहा है तो ओला उबर की कुछ लिमिटेड सर्विस उपलब्ध है जो दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, उसके हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। शुक्रिया राजेश जी ये सब जानकारी के लिए। और हमारे जो श्रोतागण हैं उनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी सवाल हैं, उनको हल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। बस अब यही कहेंगे कि हमें अब इस रफ्तार को धीमे नहीं होने देना है। ये तभी मुमकिन है जब हम सभी एहतियात बरतते हुए, नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए यात्रा करें। इसके साथ प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।